वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका के इस पावन पटल पर आप सभी छंद प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। इस छंद रचना पाठ्यक्रम के निर्देशक और संस्थान के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है वर्णिक समवृत्त। यह शब्द बड़ा ही नया है, अपरिचित सा है, लेकिन इसके पीछे जो विषय है वो बहुत ही सुगम है, सरल है और रोचक है। मुझे विश्वास है आप सबको उस विषय में रुचि आएगी। हमने प्रारंभ में ये चर्चा की थी कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक वे छंद हैं जिनमें मात्रा भार निश्चित होता है, किंतु वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है और उसमें हम उच्चारण के अनुरूप वाचिक भार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे छंद होते हैं वर्णिक। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और मात्रा भार निश्चित भी हो सकता है, निश्चित भी हो सकता है। वर्णिक छंदों का मुख्य लक्षण है कि उस छंद के चरण में कितने वर्ण होंगे वह संख्या सुनिश्चित होती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो जब वर्णों की संख्या निश्चित है तो हम उसमें कोई इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते कि दो लघु को मिला के एक गुरु कर ले या एक गुरु की जगह दो लघु का प्रयोग कर ले। ऐसे वर्णिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जिनमें वर्णों की संख्या तो निश्चित होती ही है, साथ में प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार भी निश्चित होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी छंद में 6 वर्ण हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार कितना होगा, अर्थात वो लघु होगा या गुरु होगा, यह भी निश्चित होता है। ऐसे छंदों को हम वर्णवृत्त कहते हैं और उनमें जब चारों चरण समान होते हैं तो उनको वर्णिक समवृत्त कहते हैं। वैसे वृत्त का मतलब भी छंद है, लेकिन परंपरा से वृत्त शब्द का प्रयोग प्रायः वर्णिक छंदों के लिए ही करते हैं और मात्रिक छंदों के लिए छंद शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी मूलतः वृत्त का अर्थ भी छंद ही है। तो इस प्रकार वर्णिक छंद के एक चरण में देखा जाए तो वर्णों की संख्या निश्चित है और प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार अर्थात लघु गुरु होना भी निश्चित है। तो अगर सभी वर्णों का लघु को ल और गुरु को गा लिख दें तो इसमें मापनी बनाना बहुत सरल है, ये उसकी मापनी हो जाएगी। और यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसे जितने भी छंद हैं वो सब मापनी युक्त होंगे। तो चाहे हम कहें वर्णवृत्त और चाहे कहें मापनी युक्त वर्णिक छंद, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन जब हम मापनी युक्त वर्णिक छंद कहते हैं तो शब्द से ही सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वर्णिक छंद माने जिसमें वर्णों की गिनती निश्चित हो और मापनी युक्त माने जिसमें मापनी निश्चित हो।
अब क्योंकि वर्णिक छंद है तो मापनी भी वर्णिक होगी, अर्थात उस मापनी में आप गुरु की जगह 2 लघु नहीं प्रयोग कर सकते और 2 लघु की जगह गुरु का प्रयोग नहीं कर सकते। वर्णिक छंद का जो दूसरा प्रकार है उसको वर्णिक मुक्तक कहते हैं। उसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या तो निश्चित होती है, लेकिन वर्णों का भार नहीं निश्चित होता है, लघु गुरु का क्रम नहीं निश्चित होता है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, 1-2 प्रतिबंध होते हैं कि प्रारंभ में ऐसा हो, अंत में ऐसा हो, या बीच में ऐसा हो, या यति के पास ऐसा हो, ये बातें अलग हैं, लेकिन समस्त वर्णों का लघु गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता है। अर्थात जिन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित हो लेकिन मात्रा भार निश्चित न हो, उसको कहेंगे वर्णिक मुक्तक। और वर्णिक मुक्तक की चर्चा करना आज हमारा उद्देश्य नहीं है। आज हमारा उद्देश्य है समवृत्तों की चर्चा करना, अर्थात मापिनी युक्त वर्णिक छंदों की चर्चा करना। मापिनी युक्त छंदों की जब हम चर्चा करेंगे, वर्णिक छंदों की, तो मेरा तो आग्रह इतनी है कि आप केवल यह जान लें कि उस छंद के चरण में कितने वर्ण हैं और लघु गुरु का क्रम क्या है, अर्थात वर्णिक मापिनी क्या है, तो छंद के बारे में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। लेकिन जब इसी बात को पारंपरिक भाषा में हम देखते हैं, पारंपरिक भाषा में जब इसकी बात करते हैं, तो वर्णिक छंदों में जो परंपरा से छंद शास्त्र में समझाया गया है वो गणों की भाषा में समझाया गया है। इसलिए आज हम इसमें तनिक भी अवसर नहीं लेंगे, हम गणों की चर्चा अवश्य कर देंगे ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो इस पाठ्यक्रम के सहभागी हैं, वो गणों का ज्ञान रखते हुए भी इन छंदों को समझ सके। गणों की चर्चा करने के पहले हम एक बात फिर स्पष्ट कर दें कि छंद को समझने के लिए लघु गुरु का क्रम अर्थात वर्णिक मापिनी समझना ही पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पारंपरिक छंद शास्त्र को समझने के लिए या पारंपरिक भाषा में कोई दूसरा बात करे, उसकी बात को समझने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए, वैचारिक विनिमय करने के लिए हमको गणों का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक छंद शास्त्र की जो भी बात करेगा तो वर्णिक छंद वो आपको गणों में ही समझाएगा। केवल इसलिए हम गणों की चर्चा कर रहे हैं और परंपरा से, अपने संस्कारों से बिल्कुल हट के चलना किसी प्रकार उचित नहीं होता है। संस्कारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो ये छंद का संस्कार है कि हम गणों में उसकी चर्चा करते हैं। तो गण क्या है? अब ऐसे तो मानस के प्रेमी बैठे हैं तो शिव जी के गणों को ही ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये वो गण नहीं है। ये गण है लघु गुरु के समूह है, लघु और गुरु वर्णों के समूह है। और 3-3 वर्णों के जो समूह बनते हैं उन्हीं को गण कहते हैं। 3-3 वर्णों के समूह जो लघु गुरु से बनते हैं उन्हीं को हम गण कहते हैं। आइए हम आप देखें कि कुल कितने समूह बन सकते हैं। 3-3 वर्णों के कुल कितने समूह बन सकते हैं लघु गुरु के द्वारा। तो थोड़ी गणित की चीज है, ध्यान दीजिएगा। और गणित भी छोटे बच्चों वाली है, कोई ज्यादा गंभीर गणित नहीं है, बिल्कुल
शिशुओं की गणित है, समझिएगा कि 3 वर्ण हमें लेने हैं, उसमें लघु गुरु बदल बदल के रखना है, हम कितने प्रकार रख सकते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले तो 3 वर्णों का वो समूह होगा जिसमें तीनों लघु 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 लघु। तो सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे? ल ल ला। एक साथ क्या बोलेंगे? ल लल। तो पहला समूह क्या हो गया? तीनों लघु अर्थात ल लल। और दूसरा समूह क्या हो गया? तीनों गुरु, गुरु गुरु गुरु, संकेतों में गा गा गा। तो दूसरा समूह जो 3 वर्णों का बना वो बना गा गा गा। ये 2 समूह हो गए। पहला समूह तीनों लघु ललल, दूसरा समूह तीनों गुरु गा गा गा। अब देखें और कितने बन सकते हैं। और समूह बनाने के लिए हम पहले देखेंगे ऐसे कितने समूह बन सकते हैं जिनमें 2 लघु हो और 1 गुरु हो। 2 लघु और 1 गुरु। तो पहला समूह वो बनेगा जिसमें गुरु पहले स्थान पे हो। पहले स्थान पे गुरु होगा तो क्रम क्या होगा? गुरु लघु लघु। संकेत में गा ल ल गालन। फिर गुरु जब मध्य में आ जाएगा तो दूसरा समूह बनेगा लगा ले। फिर गुरु अंत में चला जाएगा तो तीसरा समूह बन जाएगा ललगा। इस प्रकार 2 लघु और 1 गुरु से बनने वाले 3 समूह हैं। क्या हैं? गालल, लगाल और ललगा। तो 2 पहले हो चुके थे, 3 ये हो गए। अब मिला के कितने हो गए? 5। अब इसमें कोई बड़ी गणित तो है नहीं, सबकी समझ आ रही होगी। फिर वो समूह देखें कितने बनेंगे जिनमें 2 गुरु हो और 1 लघु हो। उसका उल्टा कर दीजिए। तो 2 गुरु और 1 लघु वाले कितने होंगे? पहला वो होगा जिसमें लघु पहले स्थान पे हो, तो वो समूह हो जाएगा लगागा। दूसरे में लघु दूसरे स्थान पे होगा, वो समूह हो जाएगा गालगा। और तीसरे में लघु अंतिम स्थान पे होगा और वो समूह हो जाएगा गा गाल। तो ये 3 समूह बन गए, 2 गुरु और 1 लघु से। कौन कौन? लगागा, गालगा और गागाल। तो 2 3 5 और 3 8। अब आप कितनी भी कोशिश करके देख लीजिए, इन 8 के अतिरिक्त और समूह बन ही नहीं सकते। अब गणित पढ़ने वाले, ऊंची गणित पढ़ने वाले तो वो समुच्चय सिद्धांत को जानते हैं, वो तुरंत इसको बता देंगे कि भाई 2 की घात 3 बराबर 8 8 होंगे। लेकिन वो सब समझने की जरूरत नहीं, हमने उसको जड़ से समझा दिया आपको। तो ये 8 ही समूह बन सकते हैं। 8 समूह गण कहलाते हैं। 3 3 वर्णों के 8 समूह गण कहलाते हैं। कौन कौन गण है? ललल, गा गा गा, गालल, लगाल, ललगा, लगागा, गालगा और गा गा ल। याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी जब आप उसके मूल में जाएंगे कि सारे लघु एक समूह, सारे गुरु दूसरा समूह, फिर 2 लघु और 1 गुरु से कितने बनते हैं? 3। बना के देख लीजिए। फिर 2 गुरु और 1 लघु से कितने बनते हैं? 3। इस प्रकार 8 समूह हो गए। इन्हीं 8 समूहों को हमारे पारंपरिक छंद शास्त्र में एक सूत्र के द्वारा परिभाषित किया गया है। और वह सूत्र क्या है? उस सूत्र को ध्यान से सुनिएगा, उसको समझ लेंगे तो ये गणों की बात बहुत आसान हो जाएगी।
सूत्र है यमा तारा जभान सलगा, यमा तारा जभा न सलगा। बस इतना सूत्र याद करना, गण समझ में आ जाएंगे। मैं आज आपको पारंपरिक छंद शास्त्र की ये बात बता रहा हूं। यमा तारा जभान सलगा। फिर दोहरा रहा हूं, कलम चल रही है तो इसलिए मुझे ध्यान है कि आप लिख रहे हैं यमा तारा जभान सलगा। ये सूत्र, इस सूत्र में किसी वर्ण से प्रारंभ कीजिए और 3 वर्ण ले लीजिए आगे तक, तो एक गण बन जाएगा। जैसे हमने या से प्रारंभ किया और 3 वर्ण ले लिए तो वर्ण क्या हुए? यमाता। यमाता ये सूत्र हो गया गण का। ये लघु गुरु को बता रहा है। यह माता, लघु गुरु में ल गा गा। यमाता का अर्थ है लगागा। और गण का नाम भी रखना बहुत आसान है। या से शुरू हो तो यगण, माँ से शुरू हो तो मगण। तो यगण तो हो गया, मगण क्या होगा? माँ के आगे 3 वर्ण, 2 वर्ण और ले लीजिए, 3 वर्ण हो जाए। तो आप देखिए सूत्र में माँ तारा, माँ तारा, ये 3 वर्ण जब आपने लिए तो मगण बन गया। और उनका वर्णिक भार क्या हो गया? गा गा गा, 3 हो गए, ये मगण हो गया। अब यमा तारा जभान सलगा में अगला वर्ण क्या है? ता। और ता से 3 का समूह क्या बनेगा? ताराज। ताराज, ये तगण हो जाएगा, ता से तगण। सूत्र ताराज, भार गागाल। अगला वर्ण है रा। रा से 3 वर्ण कौन बनेंगे? राजभा। गण का नाम रा से रगण। और राजभा, भार क्या है? गालगा। इसके आगे वर्ण कौन सा है? ज। जा के साथ 3 वर्ण मिलाइए तो जभान आएगा। ज भा न, ये जगण हो गया। और इसका भार हो गया ल गा ल। अब यमा तारा जभान सलगा में जाके बाद क्या है? भा। भा से 3 वर्ण कौन बनते हैं? भा न स, भानस। ये भगण हो गए। और इसका भार हो गया भानस कालल। भा के बाद आया यमा तारा जभा न सलगा। न के आगे 2 वर्ण और मिलाइए, नसल। नसल सूत्र हो गया, गण का नाम हो गया नगण। वर्णों का भार हो गया ल ल ल ललल। अगला वर्ण है सा। सा से आगे के 2 वर्ण मिलाइए तो बनेंगे, समूह बनेगा सलगा। और ये सा से सगण हो जाएगा। इसका भार होगा ललगा। थोड़ा सूत्र से समझने में रोचकता नहीं आ रही होगी, लेकिन 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। याद कराने की ये विधि हमारे पुराने छंद शास्त्रियों ने निकाली कि यमा तारा जभान सलगा सूत्र से हम गण याद कर लें। और मैंने उनकी मूल उत्पत्ति बता दी आपको, कैसे उत्पन्न होते हैं। एक बार संक्षेप में हम दोहरा देते हैं। यमा तारा जभान सलगा, पहले या से यगण, भार या माता लगागा। माँ से मातारा, भार गागा गा मगण। ता से ताराज, भार गा गा ल गण मगण। ता से ताराज तगण, भार गा गा ल। रा से राजभा, भार गालगा। और रा से गण कौन? रगण, अपने आप हो जाएगा रा से रगण। ज, जा से जभान,
गण का नाम जगण, भार जभान यानी लगाल। भा से भानस, गण का नाम भगण, भार भानस अर्थात गालल। ना से नसल, गण का नाम नगण, भार ललल। खत्म, 8 गण हो गए। अब अंत में बचे ल और गा। यमा तारा जभान सलगा में अंत में है ल और गा। ये ल लघु को व्यक्त करता है और गा गुरु को व्यक्त करता है, और यहीं से सूत्र से हमने लघु गुरु को लिया है और उसी लघु गुरु से पूरे छंद शास्त्र की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जो माँ की कृपा से सफल रहा है। आप उसके छंद विज्ञान में देख रहे होंगे कि छंद कोई भी हो, उसकी व्याख्या केवल लघु और गुरु से की जा सकती है। अब इन गणों का ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान हमें कराना आवश्यक लग रहा था, जिससे हमारे सभी साथी किसी अवसर पर, किसी सभा में किसी से पीछे न रहें और आपसी विचार विनिमय में कहीं उनको बाधा न पहुंचे। अन्यथा हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम छंदों को केवल लघु और गुरु से समझ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब हम वर्णिक छंदों की बात करें तो कभी भी गुरु की जगह 2 लघु नहीं होंगे और 2 लघु की जगह गुरु नहीं होगा। जहां लघु है वहां लघु ही होगा, जहां गुरु है वहां गुरु ही होगा। अब आइए हम वर्णिक छंदों की बात करें। तो वर्णिक छंदों में वर्णिक मापनी होती है, अर्थात वर्णों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार निश्चित होता है। मात्रा भार 2 ही होते हैं, या तो लघु या गुरु। तो उसमें हम बताते हैं वर्ण लघु है या गुरु। एक हम बहुत ही छोटा सा छंद लेते हैं पहले समझने के लिए, जिसमें 6 वर्ण होते हैं। केवल 6 वर्ण की बात करेंगे पहले, और उन वर्णों का लघु गुरु का क्रम क्या है। गाल गा गाल गा, गालगा गालगा 2 बार आया, 6 वर्ण हो गए। अब गालगा गालगा अगर मालूम है तो ये क्या है, ये वर्णिक मापनी। इस मापनी में वो विशेषता हमें बिल्कुल गांठ में बांध के रखनी है कि हम गा की जगह लल का प्रयोग नहीं कर सकते और लल की जगह हम गा का प्रयोग नहीं कर सकते। गालगा गालगा मापनी। अब इस मापनी पे हम जो छंद रचेंगे उस छंद का नाम होगा विमोहा छंद। किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट हो गया है, उसे म्यूट कर लीजिए। तो जो छंद बनेगा उसका नाम होगा विमोहा छंद, और विमोहा छंद की मापनी होगी गालगा गालगा। अब गालगा गालगा से छोटा सा छंद बनेगा, 4 चरण ऐसे ही होंगे गालगा गालगा वाले। तो एक उदाहरण देखिए कि रोटियां चाहिए, एक चरण हो गया। रोटियां गालगा चाहिए गालगा, रोटियां चाहिए रोजियां चाहिए, दूसरा चरण हो गया। रोटियां चाहिए रोजियां चाहिए, भाषणों से कहीं भूख जाती नहीं, भाषणों से कहीं भूख जाती नहीं। अब चारों चरणों की मापनी वही है गालगा गालगा। गालगा की मापनी में 4 चरण लिखे। पहले 2 चरण तुकांत हैं, उनका तुकांत क्या है, इयां चाहिए, रोटियां चाहिए रोजियां चाहिए। तो रोट में लग गया इयां चाहिए और रोज में लग गया इयां चाहिए, तो तुकांत क्या हो गया, इयां चाहिए। और दूसरे तीसरे और चौथे जो चरण हैं उनका तुकांत क्या हुआ, कहीं नहीं। तो काम में अहीं और ना में अहीं लग गया, तो हो गया कहीं और नहीं।
प्रायः हम तुकांत पे चर्चा नहीं करते हैं छंद बताते समय, लेकिन हमने कुछ छंद के अभ्यासी बंधुओं को देखा, बहनों को देखा कि वो तुकांत में बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मैंने उचित समझा कि अवसर अवसर पर तुकांत की चर्चा भी करें। तो गालगा गालगा को 2 बार दोहराया, एक छंद बन गया विमोहा। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगर इसे पारंपरिक भाषा में कहना है तो गालगा का हम पता लगाएं ये गण कौन सा है, तो हम आपको बता चुके हैं ये रगण है। तो उस भाषा में कहेंगे तो कहेंगे भैया विमोहा छंद जो है 2 रगण से बनता है। चाहे ऐसी भाषा में बोल दो और चाहे सीधे सीधे कह दो विमोहा छंद की मापनी होती है गालगा गालगा, जो अच्छा लगे। और पिंगल सूत्र लिखना हो तो पिंगल सूत्र में गण का केवल अक्षर लिखा जाता है। कहेंगे भाई विमोहा छंद का पिंगल सूत्र लिखिए, तो लिख देंगे र र, बस इतना ही काफी है। र माने रगण और दूसरे राम माने फिर रगण, रगण रगण सूत्र हो गए। ये संक्षिप्तीकरण है, हमारे विद्वान छंद शास्त्रियों ने इस रूप में उसको लिखा, इसको पिंगल सूत्र के नाम से बोला जाता है। अब आइए एक अगले छंद की चर्चा करें। गालगा की 2 आवृत्तियां आपने की तो छंद बना विमोहा, एक उदाहरण आपने सुना। अगर इसकी 3 आवृत्तियां कर दीजिए तो एक और छंद बन जाएगा। 3 आवृत्तियां कर दीजिए का अर्थ है इसको 3 बार दोहरा दीजिए। गालगा 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 3 बार दोहरा दिया, तो 3 बार दोहराने से ये एक नया छंद बन गया। इस छंद का नाम है महालक्ष्मी। ये वर्णिक छंद है सब। इस महालक्ष्मी छंद का एक उदाहरण देख लें। पारंपरिक सूत्र हम बाद में बताएंगे। हम मन में ये बात आपके डालना चाहते हैं कि अगर मापनी मालूम है तो छंद मालूम है, पारंपरिक ज्ञान हमको हो या ना हो, वो केवल ज्ञान के लिए। तो मापनी हमको मालूम है गालगा गालगा गालगा। सत्य की राह जो भी चला, सत्य की राह जो भी चला, तीनों गालगा हैं। सत्य की राह जो भी चला, गालगा गालगा गालगा। ऐसे ही हम 3 चरण बनाएंगे। सत्य की राह जो भी चला, झूठ ने है उसी को छला। सत्य की राह जो भी चला, झूठ ने है उसी को छला। होठगा सा भले दिखता, होठगा सा भले दिखता, अंत में सत्य ही जीतता। होठगा सा भले दिखता, अंत में सत्य ही जीतता। अंत में सत्य ही जीतता। गालेगा गालेगा गालेगा, सत्य की राह जो भी चला। ऐसी धुन या कोई और बढ़िया सी धुन आप अपने मन में बना लें और उसी धुन पे छंद की रचना करें। लेकिन ये सावधानी बरतनी होगी कि हम एक गुरु की जगह 2 लघु का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, वर्जित है। बस इतना संभाल लें तो वर्णिक छंद हो गया। अब पारंपरिक भाषा में गालगा गालगा 3 बार आया, गालगा को हम कहते हैं रगण। तो पारंपरिक भाषा में हम कहेंगे भाई 3 रगण से ये महालक्ष्मी छंद बनता है। पिंगल सूत्र लिखना हो तो 3 बार हम रा लिख देंगे, रा रा रा, पिंगल सूत्र हो गया। ये ऐसा छंद है जिसका वाचिक रूप भी प्रयोग किया जाता है तो वर्णिक, लेकिन हम चाहें तो इसका वाचिक रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके गुरु की जगह 2 लघु लगा लेंगे, अगर कर लें ऐसा,
तो ये वर्णिक महालक्ष्मी नहीं रह जाएगा, फिर ये वाचिक महालक्ष्मी हो जाएगा और मात्रिक छंद हो जाएगा। और इसका उदाहरण एक फिल्मी गाना सुना दें आपको। आप लोग सोचते हो वर्णिक छंद जो है ये फिल्मी गानों में तो होते नहीं है, होते हैं, वाचिक रूप उसका होता है। आप देखिएगा, अब उसकी धुनें तो हमें आती नहीं है, हम उल्टा सीधा गा करके आपको पहुंचा देते हैं वहां पे। असली धुन आप अपने YouTube में देख लें, आप जानते हो तो उसको उस ढंग से समझ लें। हम केवल, हमारा उद्देश्य है वहां तक पहुंचाना। संगीत की कला तो मुझे इतनी आती नहीं। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी। ये पंक्ति जो है वर्णिक है पूरी, इसमें कहीं गुरु की जगह दो लघु का प्रयोग नहीं। लेकिन जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब इसको लिखने चले तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब ले घड़ी दो घड़ी तो वर्णिक है, लेकिन प्यार कर, प्या गुरु र लघु, और अगले गुरु की जगह कर आ गया। कर माने लल, यानी हमने गुरु की जगह दो लघु का प्रयोग कर लिया। अब ये वर्णिक छंद नहीं रहेगा, लय वही, प्रवाह वही, लेकिन अब ये छंद वर्णिक नहीं, अब ये वाचिक महालक्ष्मी हो गया। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्णिक में हमारे पास कोई छूट नहीं है कि हम गुरु की जगह दो लघु का प्रयोग करें। लेकिन अगर हम ऐसा कर लेंगे तो भी वो छंद हमारे काम का है, हम उसे प्रयोग कर सकते हैं अपने गीतों में, गजलों में, मुक्तकों में, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तब हम उसको महालक्ष्मी नहीं कहेंगे, क्योंकि महालक्ष्मी तो वर्णिक है। खाली हम महालक्ष्मी कहेंगे तो वर्णिक ही समझा जाएगा, उसके पीछे उपसर्ग लगाना पड़ेगा, वाचिक महालक्ष्मी। और मैंने इसके लिए एक संक्षिप्तीकरण कर दिया है, वाह महालक्ष्मी। खाली वाह महालक्ष्मी कह दिया, वाह का मतलब वाचिक हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ें। ये जो मापिनी थी, इस मापिनी में एक गुरु और बढ़ा दीजिए, गालगा गालगा गालगा, और उसमें एक गा और लगा दीजिए, तो क्या बना? गाल गा गाल गा गाल गा गा, गाल गा गाल गा गाल गा गा। ये हो गई मापनी। और ये मापनी जिस छंद की है उसका नाम है बाला। इसको भी वाचिक रूप में प्रयोग किया जाता है, तब हम इसका नाम रखते हैं वाचिक बाला। खैर, तो गालगा 3 बार और एक अंत में गा और बढ़ा दिया, तो वर्ण कितने हो गए? वर्ण भी गिनते चलिए, 3 3 3 और 1, कुल मिला के 10 वर्ण हो गए। ये 10 वर्णों का छंद बन गया जिसका नाम बाला है। और एक उदाहरण इसका देखिए, गाल गा गाल गा गाल गा गा, रोटियां चाहिए ही घरों को। हम उन्हीं पंक्तियों को बदलते रहते हैं और नया छंद बनाते रहते हैं, देखिएगा। रोटियां चाहिए ही घरों को, रोजियां चाहिए ही करों को, काम है और भी जिंदगी में, काम है और भी जिंदगी में, क्या रखा इश्क आवारगी में, क्या रखा इश्क आवारगी में, रोटियां चाहिए ही घरों को, रोटियां चाहिए ही घरों को, गाल गा गाल गा गाल गा गा। ये मापनी है इसकी। इस प्रकार से इस मापनी पे आप पहला छंद की रचना कर सकते हैं। गणों का तो कहीं नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन अगर आपको पारंपरिक छंद शास्त्र की बात करनी है तो भी अब कठिन नहीं रह गया। केवल गणों के नाम याद हो
तो गालगा को क्या कहेंगे? राजभा, रगण। तो 3 रगण, उसके बाद में गुरु। कोई पूछे भैया कैसे छंद बनेगा, तो बता दीजिए कि इसमें 3 रगण के बाद एक गुरु लगाने से बाला छंद बनता है। पिंगल सूत्र लिखना हो, र र र ग। पिंगल सूत्र में जब गा लिखा जाता है तो मात्रा नहीं लगाते। अब ये शास्त्रियों ने जैसा पहले से परंपरा बनाई उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वो लिखेंगे र र र गा, रगण 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 और गुरु, ये उसका अर्थ होता है। ये हमने आपको पारंपरिक रूप बता दिया। तो गालगा, गालगा 2 बार, एक छंद बना विमोहा। गालगा 3 बार बना महालक्ष्मी, और उसी में गावल लगा दिया तो बन गया बाला। अब हम कहते हैं गालगा को 4 बार प्रयोग करिए, देखिए कौन सा छंद बनता है। गालगा को 4 बार प्रयोग करिए तो मापनी क्या हो जाएगी? गालगा 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 गालगा। क्या कठिनाई इसमें? अब इसको अपनी धुन में गा लीजिए। गाने के लिए कोई धुन पकड़नी पड़ेगी। हम तो ऐसे कुछ न कुछ बना लेते हैं, मुंह से जैसा निकल जाता है वो धुन हो जाती है, और कभी कभी फिल्मी गानों से चुरा लेते हैं। आप भी चाहे चुरा सकते हैं। फिल्मी गाने स्वतंत्र हैं, इसके लिए कोई उनकी धुन चुराए कोई वो मना नहीं करते, सबके लिए फ्री है। तो फिल्मी गाने से भी चुरा सकते हैं। तो पहले देखिए, गालगा गालगा गालगा। कि गालगा 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 गालगा। लीजिए, एक धुन बन गई। गालगा 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 गालगा। अब इसी धुन पे छंद बना लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी गुरु की जगह 2 लघु का प्रयोग न करिए, अगर करेंगे तो वर्णिक नहीं रह जाएगा। अब हम बना रहे हैं, देखिए कि रोटियां, देखिए बात वही है और छंद बदल दिया मैंने। कि रोटियां चाहिए ही घरों के लिए, रोजियां चाहिए ही करों के लिए, काम है और भी जिंदगी में पड़े, काम है और भी जिंदगी में पड़े, क्यों बहाते लहू पत्थरों के लिए, क्यों बहाते लहू पत्थरों के लिए। गालगा 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 गालगा, क्यों बहाते लहू पत्थरों के लिए। इस तरह से ये जो छंद बना, इसका नाम है सृग्विणी। पारंपरिक भाषा में हम कहेंगे कि 4 रगण से सृग्विणी छंद बनता है, और पिंगल सूत्र होता है र र र र। जब ज्यादा एक एक गण हो जाता है, बार बार कहना पड़ता है, तो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। रा के आगे अगर 4 लिख दीजिए तो भी लोग समझ जाते हैं कि रा 4 बार आया है। अब गालगा को आपने 4 बार प्रयोग किया, अगर इसी गालगा को 8 बार प्रयोग कर दीजिए, इसी गालगा को 8 बार, तो एक और छंद बन जाएगा। मापनी क्या होगी? गालगा 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 गालगा। 4 बार, 2 बार कर दिए 4 4 तो 8 हो जाएंगे। गालगा 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 गालगा। ऐसे कहने में पता नहीं चलता इसमें क्या है, तरंग क्या धुन है क्या लय है, लेकिन जब उसको हम गा के सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा, सुनिएगा। तो ये मापनी बन गई, और इसी मापनी पे छंद की रचना करिए। तो इस छंद का नाम क्या होगा? इस छंद का नाम होगा गंगोदक।
ये स्रगविणी का दुगुना होता है। स्रगविणी में 4 होते हैं गालगा और इसमें 8 गालगा होते हैं। छंद सुनिए कि छांदसी काव्य की सर्जना के लिए भाव को शिल्प आधार दे शारदे। ये एक चरण हो गया और मैंने अलग अलग करके सारे गण भी दिखाए बोलते समय। हम केवल लय में गाते ही नहीं है, उनमें गणों को भी अलग कर देते हैं। छांदसी काव्य की सर्जना के लिए भाव को शिल्प आधार दे शारदे। गाल गा 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 गाल गा। और 7 शब्दार्थ के लक्षणा व्यंजना से भरा काव्य संसार दे शारदे। ये दूसरा चरण हो गया। देश की भीति को प्रीति की रीति से दे मिटा स्नेह संचार दे शारदे। विश्व की वेदना तीर मेरी बने आज ऐसे सुसंस्कार दे शारदे। विश्व की वेदना तीर में री बने आज ऐसे सुसंस्कार दे शारदे। अलग अलग कर दिए मैंने 8 गालगा। इस तरीके से 8 गालगा के प्रयोग से यह गंगोदक बना। पारंपरिक भाषा में आपको कहना हो तो आप कहेंगे कि 8 रगण के प्रयोग से ये गंगोदक छंद बनता है। और पिंगल सूत्र लिखना हो तो रा 8 लिख दीजिए, इतना काफी है। आपको रा 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 8 बार लिखने की आवश्यकता नहीं। रा के आगे 8 गिनती बना दीजिए तो यह समझ लिया जाएगा कि रा। अब मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक छंद है सोमराजी। सोमराजी छंद में लगागा गण की 2 आवृत्तियां होती हैं। लगागा लगागा। लगागा लगागा एक चरण हो गया। अब कोई हम संगीता की तो है नहीं, बना ले कुछ न कुछ लहरा देते हैं आवाज को ताकि लगने लगे लय। लगागा लगागा एक हो गया। अब यही 4 बार कर लीजिए, छंद हो जाएगा। सुनिए उषा नित्य आती उषा नित्य आती तभी सूरज उषा नित्य आती सभी को लुभाती तभी सूर्य आता उषा को भगाता। अब क्यों भगाता ये वो जाने, छंद हमारा हो गया। उषा नित्य आती लगागा लगागा सभी को लुभाती लगागा लगागा तभी सूर्य आता लगागा लगागा उषा को भगाता लगागा लगागा। ये छंद हो गए। पारंपरिक रूप में लगागा को यगण कहते हैं, तो हम कहेंगे 2 यगण से यह सोमराजी छंद बनता है। और पिंगल सूत्र लिखना होगा तो हम लिखेंगे यह 2 बार या लिख देंगे, ये पिंगल सूत्र हो जाएगा। अब इसकी अगर 4 आवृत्तियां हो जाएं, क्षमा करें 3 आवृत्तियां हो उसके बाद एक लगा लगा दें तो एक छंद बन जाता है जिसका नाम है भुजंगी। क्या होगी उसकी मापनी? लगागा 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 लगा लगागा 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 लगा। ये हो गई उसकी मापनी। अब इसमें छंद रचिए कैसे लगेगा।
चले जा अकेले यहाँ, चलेंगे हजारों चले तू जहां, दया प्रेम की ज्योति ऐसी जला कि टूटे स्वयं द्वेष की अर्गला, कि टूटे स्वयं द्वेष की अर्गला, कि टूटे स्वयं द्वेष की अर्गला, लगागा 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 लगा। ये हो गया भुजंगी। और बाद का जो, अच्छा हाँ, और इसका अगर सिंगल सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? या और ल गा, अंत में लगा जो है उसको ल और गा, खाली अक्षर लिखे जाएंगे ल और ग, तो हो जाएगा या ल गा। अब अगर हम इसी यगण को यानी लगागा को 4 बार दोहरा दें तो बड़ा प्यारा एक छंद बन जाता है जिसका नाम है भुजंग प्रयात। नाम सुनने में तो बड़ा भयंकर लग रहा है, भुजंग प्रयात, लेकिन उसका अर्थ देखिए कि ये भुजंग प्रयात माने सांप का गमन। तो सांप जब गमन करता है तो बड़ा लहरा के चलता है, जो सांप के चलने में लहर होती है वही लहर इस छंद में होती है। ये इसके नाम का अर्थ है। हालांकि हम सबके नाम का अर्थ नहीं बता पाएंगे, हमें स्वयं नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ मालूम होता है वहाँ इसलिए बता देते हैं, कुछ आनंद आ जाए आपको, इस बहाने से याद रहे। ये भुजंग प्रयात है और इसमें एक लहर होती है। देखिए 4 बार लगागा है, लगागा 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 लगागा, अकेला अकेला कहाँ जा रहा हूँ, कहो तो बता दूं जहाँ जा रहा हूँ, अकेला अकेला कहाँ जा रहा हूँ, कहो तो बता दूं जहाँ जा रहा हूँ, लगा मृत्यु से है भयाक्रांत मेला, लगा मृत्यु से है भयाक्रांत मेला, चला मृत्यु को भेटने में अकेला, चला मृत्यु को भेटने में अकेला, चला मृत्यु को मैं, चला मृत्यु को भेटने में अकेला। फिर से सुने, चला मृत्यु को भेटने में अकेला, लगागा 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 लगागा। अब इसी को अगर वाचिक रूप में प्रयोग करें, यानी गुरु की जगह 2 लोग का प्रयोग करें, तो इसका नाम हो जाता है वाचिक भुजंग प्रयात। और वाचिक भुजंग प्रयात का फिल्म में बहुत बढ़िया प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण चाहे तो मैं आपको दे दूंगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, लगागा 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 लगागा। लेकिन ये गाने में जो छंद प्रयोग हुआ है वो वर्णिक भुजंग प्रयात नहीं है, वो वाचिक भुजंग प्रयात है, क्योंकि तुम्ही में ठीक है। फिर रे मंदिर, रे मन और दिर, एक गुरु की जगह दी और आ गए। अब गुरु के जहाँ 2 लगवा गए, वर्णिक छंद भंग हो गया, वो वाचिक हो गया। इस प्रकार आप आगे समझ सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसी भुजंग प्रयात छंद में एक बहुत प्यारा श्लोक है, थोड़ा रामायण की ओर ले आए आपको। नमामि शुमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम।
नमामि शमीशान। फिर से देखें, नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम, लगागा 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 लगागा। ये हो गया भुजंग प्रयाग छंद। तुलसीदास ने इसका प्रयोग बहुत ही प्यार से किया है। कभी अवसर हुआ तो तुलसीदास के काव्य में जो छंदों का प्रयोग हुआ है उस पर भी हम आपका समय लेंगे, लेकिन वो तब तक बिल्कुल नहीं संभव है जब तक कि ये छंद चर्चा पूरी न हो जाए। ये जब पूरी हो जाएगी तभी उसको रखेंगे, तब समझ में आएगी, नहीं तो हवा में बात चली जाएगी। जब एक एक छंद को समझ लेंगे तब तुलसी के काव्य के छंदों को समझ पाएंगे। और उसके लिए मुझे भी कुछ समय देना पड़ेगा, थोड़ा उस पर होमवर्क करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कौन छंद है क्या है, तो वो मैं आप सबके लिए कर लूंगा। मैं भी विद्यार्थी हूँ, पढ़ता रहता हूँ, आपके सबके साथ साझा करता रहता हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आवश्यक है कि इन सभी छंदों को आप सुनते रहें और सामान्य ज्ञान हो जाए। विशेष तो बहुत से उन्होंने ऐसे छंद प्रयोग किए जो हमने बताए नहीं। हम कहेंगे शार्दूल विक्रीडित, आप कहेंगे अरे ये क्या मुसीबत आ गई, और बताएंगे वे भी नहीं। वो जब तुलसीदास वाली बात आएगी तब बताएंगे शार्दूल विक्रीडित क्या होता है, तब हम बताएंगे और सब क्या होते हैं। बहुत से छंद हैं, लेकिन हम आपको अभी वो बता रहे हैं जो रोचक हैं, जल्दी जल्दी समझ में आते हैं, कठिनाई नहीं होती है, वो छंद हम बता रहे हैं। तो महाभुजंग प्रयाग के बाद में एक छंद हम और बताने जा रहे हैं, राधा। राधा छंद में अभी तक हमने सब वही बात बताई गणों वाली कि मेरी मापिनी और गणों की मापिनी। अरे मेरी मैंने ये कहता हूँ कि मैंने ही ये प्रयोग किया है, मेरी थोड़े तो आपकी हो गई। तो प्रयोग मैंने किया, आप सबको सौंप दिया, अब आप सबकी हो गई। तो ये जो नई मापिनी है, अभी तक आपने देखा मापिनी में गणों में कोई अंतर नहीं था, तो बहुत नहीं खास लगता है कि गणों में क्या रखा है, जैसे गण वैसे मापनी, जैसे मापनी वैसे गण। अब मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे उदाहरणों का जहां महसूस करेंगे कि मापनी समझना आसान है, गण समझना कठिन। ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, समझिएगा। राधा छंद है, राधा छंद की मापनी है गल ग ग गल ग ग गल ग ग ग, ये मापनी। अब देखिए इसको समझना आपको कितना आसान लग रहा होगा। गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। गाल गागा को 3 बार कहा और आखिर में गा और लगा दिया, तो इसमें कोई कठिनाई तो हुई नहीं। गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा, ये मापनी हो गई, दिमाग बैठ गई। गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। और इसी मापनी पर हमने छंद लिख लिया। कैसे? गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। आज की दाम, यहाँ पर मैंने पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग करके आज की बात कही है, आप उसको किसी अन्य अर्थ में न लीजिएगा, केवल प्रतीक के रूप में लिए हैं और आज की गृहस्थी में जो कुछ घटित हो रहा है उसको कहने का प्रयास किया है। पौराणिक जब प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं तो उनका वास्तविक अर्थ नहीं होता है, केवल वो प्रतीक ही होते हैं। आप सुनिएगा। गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। आज की दाम्पत्य धारा में घुसी राधा, आज की दाम्पत्य धारा में घुसी राधा। गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। आज की दाम्पत्य धारा में घुसी राधा, रुक्मिणी के प्यार में राधा बनी बाधा। कृष्ण राधा के हुए छोड़े गृहस्थी को, कृष्ण राधा के हुए छोड़े गृहस्थी को, रो रही है रुक्मिणी
अंधी कहानी को रो रही है रुक्मिणी, अंधी कहानी को गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। ये हो गया राधा छंद। और कोई पूछे कि इसका पारंपरिक नाम क्या है, तो अब उतना आसान नहीं रह गया बताना। जैसे आपने पहले कि गाल गा की जय कह दिया, राजभर रगड़ हो गया। इसकी मापनी है गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। और गण तो तीन तीन से बनेंगे, तो अब पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला गण बना गाल गा, और फिर इस गा को अगले मिलाओ जाके जो बच रहा तो वो हो जाएगा गागाल, और फिर आगे होगा गागा गा, और फिर होगा लगा गा, और फिर आएगा गा। तो इस प्रकार से गण होंगे रगण, तगण, मगण, यगण और गुरु। अब आप याद करिए, ईमानदारी से बताइएगा, हमें बताइएगा नहीं, अपने को बताइएगा, समझाइएगा अपने मन को कि ये रगण, तगण, मगण, यगण, गुरु, ये सूत्र है इसका। अब ये याद करना आसान है, या यह याद करना आसान है गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। तो आप पाएंगे कि उस मापनी को याद करना आसान है और इन गणों को याद करना आसान है। वो गण वहीं तक आसान थे जहां तक गण ज्यों के तो मापनी में थे। अब यहाँ मापनी बदल गई, गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। ये जल्दी याद हो जाएगा। सच बताएं, मेरे सामने अगर लिखा ना हो तो मैं भी बड़ा हिसाब लगाऊंगा तब बता पाऊंगा, मुझे गण याद नहीं रहते। मापनी को देख के हिसाब लगा के हम बताते हैं। अब चूंकि मैंने सामने लैपटॉप खोल रखा है आपसे बात करने के लिए, तो उसमें देख के मैंने बोल दिया। अभी आप बिना कहे बिना देखे बताएं गण कौन है, मुझे नहीं याद, लेकिन ये मैं कभी नहीं भूल सकता। गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा गा। हो गए राधा छंद। अब इसी का अगर हम वाचिक रूप प्रयोग करें तो ये वाचिक राधा कहलाएगा। लेकिन वाचिक राधा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाचिक राधा को छंद शास्त्र में एक नाम दिया गया है, वो है रजनी। वहां पर ये रजनी छंद होता है। इसी राधा का वाचिक रूप है रजनी। हर छंद के वाचिक रूप का नाम नहीं है, तो हमको वाचिक लगाना पड़ता है। लेकिन जिसके वाचिक रूप का नाम है तो हम बिल्कुल नहीं नया नाम देंगे, जो परंपरा से चला रहा है उसी नाम का सम्मान करेंगे। तो इसके वाचिक रूप को हम रजनी कहेंगे। अब जैसे इसी पे कोई गीत रचना चाहे तो उसने रचा, तो गीत में तो गुरु की जगह दो लोग प्रयोगी होंगे, तो उसका आधार छंद राधा नहीं होगा, उसका आधार छंद रजनी होगा। जैसे मात्र एक मुक्तक सुना रहा हूँ इसी छंद पे आधारित। फिर तो कभी मुक्तक पे भी चर्चा, एक दिन पूरा लेंगे हम मुक्तक पे चर्चा करेंगे, आपने देखा होगा पाठ्यक्रम में है। मात्र जीने के लिए नीरव जिया ही क्यों, मात्र जीने के लिए नीरव जिया ही क्यों, पी रहा है रोशनी अपनी दिया ही क्यों, पी रहा है रोशनी अपनी दिया ही क्यों। जिंदगी जी कर चला हूँ मौत जीने अब। कविता का भी आनंद लीजिए कि जिंदगी तो सभी जीते हैं, मौत को क्यों नहीं जीते हो, मौत को भी जियो। जिंदगी जी कर चला हूँ मौत जीने अब। बचपन जिया, यौवन जिया, बुढ़ापा जिया, उसी क्रम में अगला चरण है मौत, मौत को जिया, इसमें क्या खास बात होगी। जिंदगी जी कर चला हूँ
मौत जीने अब पढ़ रहे हो पागलों से, मरसिया ही क्यों पढ़ रहे। मरसिया पढ़ा जाता है मौत के समय, दुख का गाना। तो कवि कह रहा है कि पढ़ रहे हो पागलों से, मरसिया ही क्यों, मात्र जीने के लिए नीरव जिया ही क्यों, मात्र जीने के लिए नीरव जिया ही क्यों, मात्र जीने के लिए ही, के लिए नी रव जिया ही क्यों। सब कुछ तो बढ़िया नहीं हो गया, लेकिन आखिर में आ गया रव जिया। तो रव तो आया है गुरु की जगह, तो गुरु की जगह दो लघु आ गए, तो भैया ये वर्णिक नहीं रह गया, वर्णिक नहीं रह गया तो राधा नहीं रह गया, अब रजनी हो गया। मैं आपको ये दोनों में कनेक्टिविटी, एक साहचर्य संबंध स्थापित कर रहा हूँ, इससे याद होगा। और मात्रिक छंद भी बढ़िया समझ में आएंगे। देखिए पूरा छंद शास्त्र एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। जैसे हम किसी बच्चे का परिचय देते हैं, ये कौन है, तो आप बताते हैं कि ये फला का लड़का है। फिर आप ये भी बता सकते हैं फला का पोता है, फला का भाई है, तमाम बातें हैं। तो ऐसे ही हम बताते रहेंगे तो हो सकता है दिमाग में ये सब बातें काफी बैठ जाएं। इसलिए मैं अलग अलग प्रकार से इनका परिचय देता रहता हूँ। आइए, हाँ, तो अब इसका जो गणात्मक रूप है वो रगण तगण मगण यगण और गुरु है। अब भैया इसको याद करिए, अगर ये समझ में ना आए तो मापनी का सूत्र अपना लीजिए, मापनी लिख लेना कागज पे और 3-3 के टुकड़े कर देना, रगण अपने आप बन जाएंगे। जो पूछे उसको बता देना, कहना तनिक रुक जाओ हम लिख के अभी बता रहे। अपनी मापनी लिखी, 3-3 के टुकड़े किए और सबके नाम गणों के बता दिए, भाई ये गण है, आपको क्या परेशानी, लीजिए गण हो गए। अब अगला देखें, ये जो हमने एक टुकड़ा लिया गाल गागा, आपको बताया होगा कभी, इसको हम स्वरक कहते हैं। तो इस स्वरक की 3 आवृत्तियों के बाद एक गा लगाया, तो एक गा लगाने से ये बन गया राधा। और अगर हम इसी गाल गागा की 3 आवृत्तियों के बाद एक गालगा लगा दें, खाली गालगा, तो एक छंद बन जाएगा। क्या बनेगा, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। इस छंद का नाम है सीता। अब सीता क्यों रखा, ये रखने वाले जाने, इससे हम बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएंगे। इस छंद का नाम है सीता। और इससे देखिए मैं बना रहा हूं एक छंद, आप सुनिएगा। बना रहा हूं कह देता हूं, बने बनाए रखें, इतने हम कहाँ कभी तुरंत बना दें। वर्णिक छंद बनाना कोई खेल नहीं होता है। हम तो पता नहीं कितनी माथा पच्ची करते तो एक छंद बन पाता, आप लोग तो जल्दी बना देते। मैंने देखा है वो छंद रचना कोर्स में धड़ाधड़ लोग छंद बना रहे हैं, बड़ा खुशी होती है, हमको बहुत देर लगती है बनाने में। सुनिएगा एक छंद, गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल गा। लेखनी लेखनी की साधना है, ब्रह्म की आराधना। लेखनी की साधना है, ब्रह्म की आराधना। लेखनी की साध, समझ में आ गया होगा। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। लेखनी की साधना है, ब्रह्म की आराधना। सर्जना का साध्य है, कल्याणकारी भावना। लेखनी में सत्य का
उद्भास होना चाहिए, लेखनी में सत्य का उद्भास होना चाहिए, पीड़ितों का शब्द में उच्छ्वास होना चाहिए, पीड़ितों का शब्द में उच्छ्वास होना चाहिए, पीड़ितों का शब्द में उच्छ्वास होना चाहिए। गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल गा। ये हो गया सीता छंद। इसमें हमको सावधानी सतर्कता बरतनी पड़ी कि कहीं भी हम गुरु की जगह लघु दो लघु का प्रयोग न कर जाएं गलती से, तो ये वर्णिक बन गया। और अगर कोई ऐसा कर जाए कि उच्चारण के अनुरूप गुरु की जगह दो लघु का प्रयोग कर जाए, तो ये छंद हो जाएगा वाचिक सीता। लेकिन तब हमको वाचिक सीता कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाचिक सीता का छंद शास्त्र में एक नया नाम दिया हुआ है और वो नाम है गीतिका। तब इस छंद का नाम हो जाएगा गीतिका, यानी सीता का वाचिक रूप ही है गीतिका और गीतिका का वर्णिक रूप है सीता। ये आपस में क्या है, अंतर संबंध है, इनमें को रिलेटेड है एक दूसरे से। और भाई इसके कोई गण कहे तो 3-3 टुकड़े करिए, गण निकालिए और मैं देख के बता देता हूँ। रगण तगण मगण यगण रगण, ये गण हो गए। अब कोई पूछे वर्ण कितने हैं, तो मापनी से जोड़ के बता दीजिए। गाल गागा में कितने वर्ण हैं? 4, फिर गाल गागा में 4, फिर गाल गागा में 4, 4 3 12, और आखिर में गाल गा में 3, 12 3 15, 15 वर्ण का ये हो गया। वर्ण तक नहीं याद करने, अगर मापनी याद है तो सब याद है। मापनी बिल्कुल वरदान है माँ का, माँ ने प्रसाद दे दिया कि वाह मापनी समझो, छंद आपके अधिकार में। लेकिन लय बनानी पड़ेगी, बिना लय के कुछ नहीं होगा। जब तक लय नहीं स्थापित है हृदय में, तब तक कुछ नहीं बनेगा। एक तुलसीदास ने प्रयोग किया है छंद, वो भी बता दें आपको। प्रमाणिका छंद। प्रमाणिका में बहुत आसान है कि लगा कि, अब यहाँ भी देखिएगा हम मापिनी में और गणात्मकता में कौन आसान है। प्रमाणिका छंद में लगा 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 4 बार बोल दिए, लगा 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 लगा, बस हो गया, मापनी हो गई, प्रमाणिका छंद हो गया। कोई पूछे वर्ण कितने हैं, तो आप जोड़ दीजिए, लगा 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 लगा, 8 हो गए वर्ण, 8 वर्ण का छंद हो गया। लिखना है तो लिख दीजिए, लगा 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 लगा। अब कोई लय वय बन नहीं रही, देखिए धीरे धीरे बन जाए तो आप लोगों का ये सहयोग होगा। न शब्द मात्र जोड़िए, न शब्द मात्र जोड़िए, न भाव पक्ष छोड़िए। कविता लिखने का सूत्र है, न शब्द मात्र जोड़िए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े कठिन कठिन साहित्यिक शब्द डिक्शनरी से निकाल करके जोड़ देते हैं और गणवर्ण फिट कर देते हैं जहां मात्रा में आ रहा है वहां, लेकिन उन शब्दों का अर्थ निकालने में सुनने वाले को पसीना आ जाता है। तो मैं कहता हूं भाई ऐसा मत करो, न शब्द मात्र जोड़िए, न भाव पक्ष छोड़िए, सजीव काव्य के लिए रसानुभूति चाहिए, सजीव काव्य के लिए रसानुभूति चाहिए। ये हो गया आपका प्रमाणिका छंद। अब इसमें आनंद नहीं आया हो तो तुलसीदास जी का सुन लीजिए, कितना बढ़िया उन्होंने लिखा। बहुत छंद लिखे उन्होंने। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सधामाम। ये तो आपने रामायण में पढ़ा होगा। ये छंद जो है ये प्रमाणिका छंद है। इसके दूसरे भी नाम है, प्रमाणी भी कहते हैं और नगर स्वरूपी भी कहते हैं। लेकिन ये लगा 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 4 बार कहा, बड़ा आसान। प्रमाणिका कोई पूछे आप कहेंगे वाह इसमें क्या बात, लगा लगा 4 बार है और क्या है। लेकिन इसी को अगर गणों में आपको बताया जाता तो क्या होता, 3-3 टुकड़े करके गण बनाइए, तो गण बनेंगे जगण रगण लघु गुरु। अब जगण रगण लघु गुरु कोई चित्र ही दिमाग में नहीं बनता है, बनाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा।
लगा 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 से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि लघु गुरु के आधार पे जो व्याख्या माँ शारदा की कृपा से हो पाई है वो बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है और लोगों को उससे छंद से बहुत प्रेम पैदा हुआ है। आत्म प्रशंसा नहीं है, ये जो अनुभव है वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। कहीं ईश्वर आत्ममुक्ता से मुझे बचाए रखे, ये मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ। अब एक लगा का और आनंद ले लीजिए, कुछ 10-5 मिनट हो जाएं तो मैं समझता हूँ, अन्यथा नहीं है। ज्यादा नहीं लेंगे समय, मुश्किल से 5-6 मिनट और हम चाहेंगे आप सबके। लगा लगा 4 बार किया, प्रमाणिका हो गया। अब मैं कहता हूँ 4 के बजाय लगा लगा 7 बार कर दीजिए तो क्या होगा। लगा 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 7 बार में ये हो गया। ये एक लय बन गई और इस छंद का नाम है आनंद छंद। उदाहरण देखें, ललाट से सुकीर्ति की प्रदीप्ति उर्मियां, प्रकीर्ण हो रही प्रचंड शौर्य रश्मियां, समर्थ वीर शक्तिमान हो बढ़े चलो, समर्थ वीर शक्तिमान हो बढ़े चलो, सपूत देश के बढ़े चलो बढ़े चलो, सपूत देश के बढ़े चलो बढ़े चलो, सपूत देश के बढ़े चलो बढ़े चलो, लगा 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 7 बार लगा कह दिया, छंद हो गया आनंद। अब गण, गण इसके हैं जगण रगण जगण रगण लघु गुर। जब दिक्कत आए तो उसी तरीके 3-3 टुकड़े मापनी करके गण अपने निकाल लीजिएगा, जिसको बताना हो बता दीजिए, लिखना हो लिख लीजिए, मापनी से गण भी निकल आएंगे। हमने पूरी व्यवस्था बना दी है। अब एक बड़ा प्रचलित छंद है चामर। चामर छंद में गाल की आवृत्तियां हैं। गाल की 7 आवृत्तियों के बाद एक गा आता है। गाल 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 गा, गाल 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 गा। छंद देखें, इंद्रियां हुई अशक्त कामना नहीं गई, शक्तिहीन किंतु काम भावना नहीं गई। अब देखिए, ऊपर आया है कामना नहीं गई और नीचे आया है भावना नहीं गई। तो कामना में अना है और भावना में अना है, तो तुकांत क्या हो गया, अना नहीं गई। अना नहीं गई ऊपर भी है नीचे भी है, और उसके पहले का वर्ण क्या है, माँ और वाह। तो अंत का जो समान भाग है उससे पहले आने वाला व्यंजन बदलना चाहिए और समान भाग जो है स्थिर रहना चाहिए, तभी तुकांत सिद्ध होता है। इंद्रियां हुई अशक्त कामना नहीं गई, शक्तिहीन किंतु काम भावना नहीं गई। सत्य है कि काम चाम के, सत्य है कि काम चाम बीच डोलते रहे, सत्य है कि काम चाम बीच डोलते रहे, राम नाम सत्य झूठ मूठ बोलते रहे, राम नाम सत्य झूठ मूठ बोलते रहे। ये तो कविता है, जो सच्चाई दिखती है वो कवि कहता है यथार्थ। तो ये आपके आगे चामर आ गया। और फिर एक पंच चामर का उदाहरण देंगे। अच्छा, हम बता दें एक फिल्मी गाना, थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। चामर बता रहे तभी, इंद्रियां हुई अशक्त कामना नहीं गई, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये तो गाना सबको मालूम होगा, अब हम गा नहीं पाएंगे फिल्मी लय में, लेकिन आप समझ गए होंगे। काम कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गाल 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 गा। अब वो इसी चामर का वाचिक रूप है, वाचिक चामर या वा चामर हम कह लेते हैं उसको। तो वर्णिक छंदों का प्रयोग हम वाचिक रूप में भी कर सकते हैं। कैसे कि उच्चारण के अनुरूप गुरु की जगह लघु का, 2 लघु का प्रयोग करें। जब हम कहते हैं उच्चारण के अनुरूप, तो उसका मतलब ये होता है कि उच्चारण में लय न भंग होने पाए, मनमानी नहीं कर सकते हैं, लय वही रहे। इस ढंग से आपको गुरु की जगह 2 लघु प्रयोग करने हैं। तो
वो छंद वर्णिक से वाचिक हो जाएगा। यहाँ पे एक संकेत छोटा सा दे दें जिसकी जरूरत अगले दिन पड़ेगी, कि ये मत समझ लेना कि सारे वर्णिक छंद हम वाचिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वर्णिक छंदों को वाचिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है, और क्या आवश्यकता होती है, क्या चिंतन होता है, वो अगले हमारे पाठ में होगा। और उस दिन हम चर्चा आपसे करेंगे सवैया और घनाक्षरी छंदों की। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, ये पाठ्यक्रम होगा, पाठशाला होगी, जो भी आप कहें, मैं तो इसे चर्चा कहता हूँ। जो अगली चर्चा होगी वो आज 18 है, 25 को होगी। वो 2 अक्टूबर को जो होनी थी वो 25 सितंबर को होगी। 2 अक्टूबर को कार्यक्रम कोई दूसरा है, कोई समस्या आ गई है। तो 25 को जो चर्चा होगी उसमें हम आपसे सवैया और घनाक्षरी छंदों पर चर्चा करेंगे, और तब आपको ये भी बताएंगे कि सारे वर्णिक छंदों को हम मनमाने ढंग से वाचिक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, और वो विवेक कुछ नहीं है, लय और प्रवाह बाधित न हो, परिवर्तित न हो, छंद का मूल स्वरूप स्वभाव प्रकृति बदलने न पाए, तब तो ठीक है। और अगर प्रकृति बदल जाए तो हम उसको वाचिक रूप में बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक पंचचामर सुन लीजिए। लगा 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 लगा, 8 बार लगा हमने बोल दिया। 8 बार लगा बोला, एक छंद हो गया, नाम इसका पंचचामर। कितना आसान। और गणों में देखें तो जगण रगण जगण रगण जगण गण जगण गा। अब ये आप अपने उसी ढंग से निकाल लीजिए मापनी से। तो सुनिएगा, इसकी मापनी कौन छंद है? पंचचामर। मापनी लगा 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 लगा, जपो 1000 बार नाम काम तो करो नहीं। ये व्यंग्य है। जपो 1000 बार नाम काम तो करो नहीं, कदापि काम के बिना मिले न रोटियां कहीं। अब नहीं और कहीं, इसमें समांत क्या है? अहीं। नहीं कहीं, दोनों में समांत क्या है? अहीं। बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि नहीं कहीं उसी मिला देते हैं, वही वही नहीं मिलेगा, क्योंकि वही के ही पर वो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक का अंतर पड़ गया। तो अनुनासिक भी होना चाहिए, जैसे नहीं में अहीं तो कहीं में अहीं। जपो 1000 बार नाम काम तो करो नहीं, कदापि काम के बिना मिले न रोटियां कहीं। न न्याय मूर्ति चाहता लवार चापलूस को। न्यायमूर्ति, सबसे बड़ा न्यायमूर्ति जो हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, सर्वशक्तिमान है, कि न न्याय मूर्ति चाहता लवार चापलूस को, कठोर कर्म है अभीष्ट चाहता न घूस को। कठोर कर्म है अभीष्ट चाहता न घूस को। घूस तो आप लोग जानते होंगे कि हनुमान जी, हम आपको पूरे 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, बस हमारा ये बीमा जो है इसकी राशि हमारे कब्जे में आ जाए, 5 लाख की। 5 रुपए का प्रसाद हम आपको जरूर चढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसी भावना का खंडन करते हुए ये छंद लिखा गया है कि जपो 1000 बार नाम काम तो करो नहीं, कदापि काम के बिना मिले न रोटियां कहीं। न न्याय मूर्ति चाहता लबार चापलूस को, कठोर कर्म है अभीष्ट चाहता न घूस को। कठोर कर्म है अभीष्ट चाहता न घूस को। लगा 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 लगा। और एक छंद के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अंतिम है। अंतिम इसलिए कहते हैं आप निश्चिंत हो जाएं कि अब ज्यादा नहीं रुकना है। आज मैंने ज्यादा समय ले लिया, पता नहीं क्यों आप लोगों के चेहरे पे ऐसा आनंद हमें अनुभव हो रहा था कि वो मन ही नहीं हो रहा है छोड़ने को मंच को। ये आनंद बना रहे, माँ शारदा से मेरी प्रार्थना है। ये मुनिशेखर छंद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुनिशेखर छंद में जो स्वरक है वो है ललगा लगा। ललगा लगा। इस ललगा लगा की 4 आवृत्तियां हैं। 4 आवृत्तियां का मतलब ललगा लगा को हम 4 बार दोहराते हैं। ललगा लगा ललगा लगा
ललगा लगा ललगा लगा। कितना आसान है। अब इसके अगर आप गण पूछें तो गण है सगण, जगण, जगण, भगण, रगण, सगण, लघु, गुरु। अब ये याद करना कठिन है, लेकिन मापनी से निकालना आसान है। आप लोग निकाल लें, 3-3 के टुकड़े करके गण देख के लिख लेंगे क्या। ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा। ये लय बनी, आनंद आने लगा। अब इसी पे छंद को ढालते हैं। देखिए, रचते रहो नव छंद सुंदर, ढाल दो शिव भावना। छंद खाली शब्दों का संयोजन नहीं है, कल्याणकारी भावनाओं से। साहित्य में साहित्य की 3 बातें कही गई, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव भावना आवश्यक है। इसलिए कवि कह रहा है, रचते रहो नव छंद सुंदर, ढाल दो शिव भावना। पढ़ते जिसे मन मुग्ध पाठक में जगे शुभ कामना। रस सिक्त सुंदर सत्य मंगल, काव्य तो वरदान है। रस सिक्त सुंदर सत्य मंगल, काव्य तो वरदान है। भरता रहा मन मोद अद्भुत, वेधता अज्ञान है। भरता सदा मन मोद अद्भुत, वेधता अज्ञान है। ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा। इसमें लघु लघु 2 पास पास आए हैं। खतरा है कि अगर ला ला को मिला के एक गुरु बना दिया तो गाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लय वही रहेगी, लेकिन छंद बदल जाएगा, वर्णिक से वो वाचिक हो जाएगा। और तब ये जब छूट ले लेंगे कि हम 2 लघु को भी मिला के गुरु कर लें और गुरु को तोड़ के 2 लघु कर लें, अगर ये छूट हमने ले ली तो इस छंद का नाम, वैसे तो वाचिक मुनिशेखर होना चाहिए, ये मुनिशेखर है तो वाचिक, लेकिन इसके लिए एक नाम हमारे शास्त्र में है और वो नाम है हरिगीतिका। मुनिशेखर का वाचिक रूप जो है उसी को हम कहते हैं हरिगीतिका। और गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में दोहा चौपाई को छोड़ करके इसके बाद जो सबसे अधिक छंद प्रयोग किया है वो हरिगीतिका छंद का ही प्रयोग किया है, जो मुनिशेखर का वाचिक रूप है। उन्होंने मुनिशेखर को वाचिक रूप में बहुत प्रयोग किया है। मैं गा रहा हूँगा तो आपके दिमाग में तुलसीदास जी के बहुत से छंद आ गए होंगे, उनकी चर्चा समय आने पे कभी की जाएगी। आज की इस बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बार फिर दोहरा दें कि अगला जो ये छंद रचना कोर्स का कार्यक्रम होगा, ये 25 तारीख को। हाँ 25 सितंबर को होगा। 2 अक्टूबर को कार्यक्रम नहीं होगा और फिर 14 और 2 कितने हुए, 16, अगला 16 अक्टूबर को पड़ेगा, 16 अक्टूबर को। तो जो अगला 25 सितंबर को कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम सवैया और घनाक्षरी, बहुत ही लोकप्रिय छंद हैं, इन्हीं की चर्चा करेंगे, जिसमें से सवैया जो हैं इन्हीं वर्णिक छंदों का एक रूप है और घनाक्षरी वो दूसरे प्रकार के हैं जो हमने कह के छोड़ दिए, वर्णिक मुक्तक, जिनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है लेकिन लघु गुरु का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके साथ में हमारा ये छंदों का, पारंपरिक छंदों का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। फिर हम छंद पर आधारित अलग अलग विधाएं लेंगे, जिनमें गीत, गजल, गीतिका, मुक्तक इत्यादि होंगे और पूरा ये हमारी श्रृंखला दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। धैर्यपूर्वक आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब आप बोलते रहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आ गया, लेकिन जब हम प्रयत्न करने बैठते हैं तो उसका पूरा निकल रहा है जूस।
बस ये आनंद की भावना अगर आपके भीतर है जी सर। तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, धीरे धीरे होता रहेगा। किसी को हाँ, कोई पूछना हो बात तो पूछ सकते हैं जी सर, वो आपको। उसके लिए समय देना पड़ रहा है, और स्कूल से आने के बाद घर का काम ये उसमें ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी सर प्रयत्न जरूर करेंगे। एक बार शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान तो कहीं जाएगा नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास। आपकी समस्या का भी समाधान हमारे पास है, बोलिए जो सर। हमने अपने लिए निकाला वो आपको बता रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। कि हम भी घर के सारे काम करते हैं, अधिक नहीं बताएंगे, बस ये जान लीजिए। जी। तो कभी रसोई में होते हैं, कभी कपड़ों में कपड़े बदल रहे होते हैं, कहीं सहा रहे होते हैं, कहीं घर को देख रहे होते हैं, तो सारे नहाना धोना भी चलता है, जो सबका चलता है। तो क्या करते हैं, जैसे बाथरूम में घुसे तो घुसने के पहले एक मापनी दिमाग में डाल ली, ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा, और घुस गए बाथरूम। और वहां पर इसको गुनगुनाते रहे और गुनगुनाते हुए इसी पे छंद बनाते रहे और जहां कुछ बन गया उसको खूब दोहराते रहे कि निकलने तक भूल न जाए। और जैसे निकले वैसे कलम कागज लेकर के उसको नोट कर लिया। कभी कभी बहुत तो अच्छा मुझे डर नुस्खा। लगने तो जब आपके अंदर लगन है तो समय निकल आएगा। आप जी रसोई सर। का काम करेंगे तो भी निकल आएगा। आप जब रास्ते में मेट्रो में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं तो वहां भी मन में छंद चलता रहेगा, लेकिन ड्राइविंग करते समय छंद न बनाइएगा बस, और बाकी सब ठीक है। तो इस प्रकार जिंदगी के बीच में ही छंद अपना काम करता रहेगा। छंद और जीवन एक साथ चलने लगेंगे अगर आपका अनुराग ऐसे ही छंद से बना रहा, ये मेरा विश्वास। ज़रूर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। वही आपसे जानना था कि आपने इस पर इतना कार्य अभ्यास कैसे किया हुआ है, जिसकी वज़ह से आपको पूरे हिंदी गाने आते हैं और आपका रचा हुआ वो भी याद रहता है, और आप जो पुस्तकें लिख रहे हैं उसका भी जायज़ा होता है, कैसे होता है? ये सब मेरा है ही नहीं, ये तो हमने सब आप लोगों से लिया है। अब आपको ही हम लौटाते रहते हैं। हाँ सर, ये लौटाने में भी बहुत अभ्यास हो जाता है। बस धन्यवाद लगन सर। होनी चाहिए सब कुछ। जी हाँ सर, जी जी, हाँ। और किसी का कोई प्रश्न हो बताइएगा निसंकोच। सर इसका वीडियो आ जाएगा ना यूट्यूब का? हाँ, हाँ, वीडियो देखिए आदरणीय गुप्त जी। मैं जहाँ तक हो सके आपके पूरे गाने वगैरह भी लिख रही हूँ पूरी तरह से। एक-एक बार एक-एक लाइन छूट जाता है, तो फिर उसे वहाँ पर कवर कर सकते हैं। हाँ, हाँ, छंद रचना कोर्स में हमारे आदरणीय गुप्त जी बराबर ये सूचना देते रहते हैं कि आप जी। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे सारे वीडियो हैं, वहाँ मानस के भी वीडियो हैं और छंद रचना के भी वीडियो हैं। आप उनमें से सारे छंद रचना के वीडियो चुन करके कहीं कलेक्ट भी कर सकती हैं। कैसे करेंगे ये मुझे ज्ञान नहीं, तकनीकी ज्ञान मुझे कम है, लेकिन सब कुछ वहाँ मौजूद है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत। और किसी का कोई प्रश्न? आज के छंद का जो विषय था, उससे लेकर के कोई प्रश्न? नमस्कार आदरणीय गुप्त जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, सभी को नमस्कार। माँ शारदा कल्याण करें।